नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपटीशन का बैच और शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से। तो कंपटीशन में काफ़ी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत हम बायोलॉजी से करने वाले हैं और जब हम शुरुआत ही बायोलॉजी से करने वाले हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? तो याद रखेंगे बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक है बायोस और दूसरा है लोजोस। ठीक है, बायोस का अर्थ यहाँ पर जो होता है उसका अर्थ होता है सजीव और लोजोस का अर्थ जो होता है वो होता है अध्ययन। अर्थात ये हो गया बायोलॉजी बराबर सजीवों का अध्ययन। तो ये याद रखेंगे बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? सजीवों का अध्ययन होता है। दूसरी बात कि बायोलॉजी के आखिर जनक कौन है? जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके जनक हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, उसी प्रकार बायोलॉजी के आखिर जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखें, जीव विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में इन्हें अरिस्टोटल भी कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको अरिस्टोटल नाम से याद रखना होता है, वहीं हिंदी मीडियम के लोग इनको अरस्तु के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? अरस्तु को बायोलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है? देखो, अरस्तु अकेले बायोलॉजी के जनक नहीं है, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु अगर देखे जाए जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, अरस्तु की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के जनक, और अरस्तु ही भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आखिरकार अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो याद रखेंगे अरस्तु ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण किया था, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि जीव विज्ञान आखिर नाम किसने दिया है? जीव विज्ञान नाम किसने दिया? तो याद रखेंगे 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने 1802 में जीव विज्ञान नाम दिया था, जिनका नाम है लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस। लेमार्क फ्रांस के हैं, वहीं ट्रेवी रेनस जो हैं वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। तो अब हम देखते हैं कि सजीवों का अध्ययन, बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मुख्यतः सजीवों का अध्ययन। तो आखिरकार सजीव होते क्या हैं? सजीवों की कोई परिभाषा है? सजीवों के कुछ लक्षण है क्या? तो बिल्कुल सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूं, मैं सजीव हूं, पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं, वो क्या है? सजीव हैं। तो सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और विशिष्ट लक्षण के अलावा इनके कुछ थोड़े नॉर्मल लक्षण भी होते हैं। विशिष्ट लक्षण वो होते हैं जो सिर्फ सजीवों में होते हैं। ठीक है, विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो सिर्फ सजीवों में होते हैं, या कह सकते हैं वो सजीवों पाए ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले है वृद्धि। वृद्धि की बात करते हैं, सजीवों का एक लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृद्धि पता निर्जीव में भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए रेत रखी हुई है, रेत उड़ के दूसरी जगह जा रही है और रेत का टीला बन गया वहां पर, तो वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कैसी वृद्धि नहीं है? ये सजीवों में होने वाली वृद्धि नहीं है, निर्जीव में होने वाली वृद्धि है। तो कह सकते हैं वृद्धि सजीवों में हो सकती है और निर्जीव में भी हो सकती है। तो याद रखेंगे। दूसरी बात अगर देखते हैं, श्वसन। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। श्वसन किसमें होता है? सजीवों में होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर अगर देखा जाएगा बहुत सारी गैसें जाती हैं, CO2, ऑक्सीजन भी जाती है और अन्य गैसें भी जाती हैं। तो क्या होता है, ये जो गैसें हैं, O2 जब फेफड़ों में पहुंचती है तो वहां पर हमको जो हमारे हमारे जो हमारे शरीर में खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, उस रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर सारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहीं पर अपन देखते हैं एक श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं, तीसरी चीज याद रखेंगे सजीवों की लक्षण की, तो सजीवों के लक्षण की एक चीज और है, एक लक्षण है जिसका नाम है पोषण। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भी जो जो पोषण है, जैसे हम खाना पीना खा रहे हैं, पच रहा है, वो भी किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। तो अगले लक्षण की बात करते हैं तो वो है उत्सर्जन। तो ये सजीवों का एक लक्षण है, उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे सजीव है तो वो उत्सर्जन क्या कर रहे हैं? तो वो देखते हैं, अपन देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो O2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी उत्सर्जन का मतलब छोड़ रहे हैं, यानी वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, तो वो भी उत्सर्जन कर रहे हैं। साथ में वो पानी वाष्पोत्सर्जन करती हैं पत्तियां उनकी, तो वो भी उत्सर्जन कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग, इंसान लोग भी क्या करते हैं, मानव भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है, हमारे भी शरीर से कुछ व्यर्थ पदार्थ हैं जो निकलते रहते हैं, उसको हम उत्सर्जन कह देते हैं। बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे कि हमारी त्वचा से पसीना निकलता है तो त्वचा उत्सर्जी अंग है। ठीक है, और जो उत्सर्जी पदार्थ है वो पसीना हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, गति एवं प्रचलन। देखो याद रखें, गति और प्रचलन में अंतर है। गति की बात करते हैं, जीव के किसी भी अंग का हिलना गति कहलाता है, जबकि जीव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो प्रचलन कहलाएगा। तो याद रखेंगे, पौधों में प्रचलन नहीं होता है, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, लेकिन पौधों में गति होती है। जब भी आपने देखा, वो छुई मुई को सुना होगा, सूर्य का प्रकाश या फिर हाथ, जो सूरजमुखी होती है उसका फूल
सूर्य की वजह से खिल जाता है। वहीं हम छुई मुई की बात करते हैं, तो छुई मुई क्या होता है कि जब अपन उसको टच करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो उसमें गति तो है, लेकिन कह सकते हैं हम कि उनमें प्रचलन नहीं है। ठीक है, ये भी सजीवों के लक्षण होते हैं। आगे सजीवों का लक्षण है अनुकूलन। अनुकूलन की अगर हम बात करें तो किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए जो जीव होता है वो अपने अपने आप में कुछ परिवर्तन कर लेता है, उसे हम अनुकूलन कह देते हैं जीवित रहने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा नागफनी। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के समान होती हैं, क्योंकि नागफनी एक रेगिस्तान यानी मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। अगर वह ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा, यानी उसकी अगर पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हों, तो उससे क्या होगा, पानी का लॉस ज्यादा होगा, इसलिए उसकी पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। यही अनुकूलन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे अनुकूलन के उदाहरण हैं। ऊंट का उदाहरण है, चूहा का उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तमाम उदाहरण आपको मिल जाते हैं। तो ये लक्षण अनुकूलन भी क्या है, सजीवों का एक लक्षण है। वहीं आप एक और बात करते हैं जनन। जनन याद रखेंगे सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हर सजीव जनन नहीं कर पाता है। देखें क्या इसका उदाहरण भी है क्या, तो उदाहरण क्या होता है कि जब सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे हमको पता है कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। जब भी मानव जनन करता है तो उसके बाद अगर देखें उसमें की जो संतान है, उसकी संतान में नर की तरफ से 23 गुणसूत्र और मादा की तरफ से 23 गुणसूत्र जाता है, यानी 46 गुणसूत्र। 23 आधे आधे जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसे अगर हम देखेंगे कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं। वहीं हम गधा की बात करें, गधा में 62 गुणसूत्र होते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिसमें गधे और घोड़ों का संकरण किया जाता है। जैसे घोड़ा हो गया नर और गधा हो गया मादा, तो उनमें जब संकरण किया जाता है तो घोड़े के 64 गुणसूत्र है तो आधे जाएंगे, यानी 32 जाएंगे। उसी प्रकार गधे में कितने 62 है तो 31 जाएंगे। वो 31 और 32 मिलकर 63 हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बनता है घोड़ा और गधे के संकरण की वजह से, जिसे हम कहते हैं म्यूल यानी खच्चर, उस खच्चर में जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सजीवों कुछ सजीव ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती। कुछ मानव भी ऐसे होते हैं जिनमें जनन क्षमता नहीं पाई जा सकती है। तो आप ये याद रखेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।